आज हम करेंगे लास्ट मिनट रिवीजन। पेपर से पहले हम सारे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। हमारे कोर्स में 21 चैप्टर हैं। 21 चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, जो भी स्टेप हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सब हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो जो फॉर्मूले लिखाए होंगे उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वन शॉट वीडियो डली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख लीजिएगा। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? फर्स्ट चैप्टर है जीएसटी। हम करेंगे क्या, जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और फॉर्मूले, उन्हें याद करेंगे। देखते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ये है जीएसटी, पढ़ चुके हैं अच्छे से। यहाँ पर हमें रिवीजन करना है तो थोड़ा शॉर्ट देखेंगे। दो टर्म यहाँ पर जानेंगे। पहला टर्म क्या है? इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है? ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जान लीजिए। अच्छा, जीएसटी लगती कहाँ पर है? जीएसटी गुड्स और सर्विसेज, जैसे इसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज। तो जो भी सामान है वो बनेगा। जैसे ये है यूपी। यूपी के अंदर मान लीजिए कोई भी आइटम बन रहा है, कोई भी गुड्स यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि यूपी से जाकर के कोई चीज़ हम बेच रहे हैं, मान लीजिए गुजरात में। कहाँ से? यूपी से हम गुजरात में बेच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यानी हमने अदर स्टेट में बेचा। ठीक, और यहीं पर देखिए और एक क्या कंडीशन हो सकती है कि यूपी से हम कहाँ पर बेच रहे? यूपी के अंदर ही, यानी लखनऊ और कानपुर के अंदर। अब समझिएगा, यहीं से है। तो इंट्रा स्टेट में क्या हो जाएगा? यानी विद इन स्टेट। जैसे ये रहा कानपुर और ये रहा लखनऊ। तो देखिए कानपुर के अंदर कोई आइटम बन रहा है और उसे हम सेल कहाँ कर रहे हैं? लखनऊ में। तो ये क्या हो गया? ये विद इन स्टेट है। जहाँ पर हो विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट सेल क्या होगा? जब विद इन स्टेट हम किसी आइटम को बना रहे हैं और उसको उसी स्टेट के अंदर हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, इंटर स्टेट क्या हो जाएगा? ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में क्या हो जाएगा? जैसे यूपी में हमने बनाया और उसको हम सेल कहाँ कर रहे हैं? एमपी में। तो ये क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट सेल। समझ में आ गया? ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या जानना है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक ही फॉर्मूला है इसका, बहुत सिंपल चैप्टर है। यहाँ पर फॉर्मूला है जीएसटी निकालने के लिए। जीएसटी फॉर्मूला, जीएसटी टू बी पेड बाय डीलर, पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी हम पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट को कितने जीएसटी हम पे कर रहे हैं, हम कैसे निकालते हैं? इसका सिंपल फॉर्मूला है आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। क्या है फॉर्मूला? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब यहाँ पर ये छोटा सा है, और यहाँ क्या जानना है एक चीज, इनपुट और आउटपुट जीएसटी क्या है? क्योंकि आपको फॉर्मूला भी पता है, आपको ये भी पता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसी चीज में कंफ्यूज हो कि इनपुट जीएसटी किसे लें और आउटपुट जीएसटी किसे लें। तो यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है जीएसटी की उन्हें पता होगा। देखिए, जैसे ये है शॉपकीपर। ठीक है, ये शॉपकीपर है और ये कौन है? कस्टमर। ये शॉपकीपर और ये कस्टमर। हम कोई भी एक आइटम ले लेते हैं, मान लीजिए शूज़ लेते हैं, तो वो हमें शॉपकीपर ने कितने में ख़रीदा शूज़ को? 500 में। शॉपकीपर ने कितने में ख़रीदा? 500 में। ठीक, अब शॉपकीपर कस्टमर को बेच रहा है मान लीजिए 600 में, क्योंकि वो भी तो कुछ प्रॉफिट रखेगा। तो 500 में उसने लिया, फिर उसको
सेल कर दिया 600 में कस्टमर को। ध्यान से समझिएगा, बस इतना छोटा सा ही है। अब देखिए यहाँ पर उस गुड्स पे कितने, उस शूज़ पे कितनी जीएसटी लग रही है, मान लीजिए 5% लग रही है, तो यहाँ पर भी 5%, यहाँ पर भी जीएसटी तो उतनी ही लगेगी, 5% हो गई, ठीक है। तो हमें करना क्या है, देखिए यही स्टेप आपको फॉलो करना है। अब इस जो भी यहाँ पर है इसका हम क्या करेंगे, जीएसटी निकाल लेंगे। 500 का 5%, यहाँ पर कितना है 600 का 5%, क्या आ जाएगा यहाँ पर 25 और यहाँ पर क्या आ गया 30, ये जीएसटी हुई, ठीक। अब 2 जीएसटी आ गई। हमें निकालना है जीएसटी हम कितना गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जीएसटी हम कितना गवर्नमेंट को दे रहे हैं ये निकालना है हमको। अब यहाँ पर हमें क्या, हमें फॉर्मूला तो पता है, आउटपुट माइनस इनपुट रखना है। अब इनमें से आउटपुट कौन सी होगी और इनपुट कौन सी, बहुत सिंपल है। देखिए जो भी या शॉपकीपर हो या रिटेलर हो, कोई भी है जिसने उस आइटम को परचेज किया, फिर परचेज करने के बाद उसको रीसेल कर दिया। परचेज किया, जैसे शॉपकीपर ने क्या किया, शूज़ को लिया, फिर उसको कस्टमर को सेल कर दिया। जो भी पर्सन परचेज करके रीसेल करे उसकी जीएसटी को हम कहेंगे इनपुट जीएसटी। क्या कहेंगे, इनपुट जीएसटी, ठीक, समझ में आया। जो भी परचेज करे और उसको रीसेल कर दे, परचेज करने के बाद रीसेल कर दे, उसकी जीएसटी इनपुट हमेशा यही रहेगा। और अब ये इनपुट तो वाला आउटपुट हो जाएगा, ये हो गया, बस आउटपुट माइनस इनपुट यानी 30 माइनस 25 5। जीएसटी कितना हम गवर्नमेंट को करेंगे 5 रुपीज़। समझ में आ गया। और एक चीज़ जान ले, ये समझ में आया, ठीक है। और हमें क्या देखना है, एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं छोटा सा, CGST, SGST, IGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट, और इसको आई से क्या हो गया इंटीग्रेटेड, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, ये जो आई हमारे जीएसटी कितनी आई 30 माइनस 25 यानी 5, ठीक है। अब इस जो यहाँ पर जीएसटी आई 5, अब इसका क्या होगा, इसको कौन रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट रखेगी या सेंट्रल या आईजीएसटी, यहाँ पर हमें समझना है। तो देखिए अगर वो विद इन स्टेट है यानी इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, जो भी जीएसटी मिली है उसको हाफ हाफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड कर लेंगे। 5 अगर वो इंट्रा स्टेट है यानी ये जो शूज़ हैं ये कहाँ पर, इंट्रा स्टेट के अंदर, यानी वहीं पर वो बन रहा है और वहीं पर सेल हो रहा है इंट्रा स्टेट के अंदर, तब इसका क्या हो जाएगा 5 रुपीज़ का 2.5 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को, 2.5 स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। बात समझ आई। अगर सेल इंटर स्टेट है, यूपी में बन रहा है और एमपी में उसको सेल किया जा रहा है, इंटर स्टेट है, तब क्या होगा आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी यानी पूरी जीएसटी 5 रुपीज़। ये कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको पता हो गया। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नोट करिए इसे। अब ये बैंकिंग है, यहाँ पर हमारे सिर्फ 3 स्टेप में या 3 फॉर्मूले कहे, इन तीनों फॉर्मूले से इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इन 3 फॉर्मूले में क्या है, पहला है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इज इक्वल टू आर डी इंटू एन प्लस 1/2। एन क्या है, एन है हमारा, यहाँ पर लिख दे, एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ। ठीक, ये चैप्टर आपने पढ़ा है ना अच्छे से। ठीक, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। एन है नंबर ऑफ मंथ, आर डी क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट, इसका मतलब क्या हुआ, रिकरिंग डिपॉजिट, आर डी मतलब, इसका मतलब है पर मंथ जितना हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, उसी को रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। इसको पी से भी डिनोट किया जाता है कई कई बुक में।
समझ में आया क्या है? पर मंथ जितना पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, उसी को हम कहेंगे आरडी या पी, रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट, उसे यहाँ पर रखना है। जैसे हम पर मंथ 400 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आरडी हो गया। ठीक, कितने मंथ के लिए रख रहे हैं, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ 7 मंथ, तो वो एन हो जाएगा। ठीक है, बैंक हमें कितना रेट में इंटरेस्ट देगी, तो ये आर क्या हो गया, रेट हो गया। ठीक, और हाँ ठीक है, देखिए कैसे करना है। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल है आर डी इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ से हम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। फिर आपको इंटरेस्ट अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है ई पी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/2। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू, यानी जब हमारा ये मैच्योर हो जाएगा, जैसे हमने 400 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, कितने समय के लिए, मान लीजिए 6 मंथ के लिए मान लीजिए कर रहे हैं, कितना बैंक कितने रेट पे दे रही है, मान लीजिए 6% पे। ठीक, ये सब चीज़ लिखा हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू, यानी जब हमारा ये मैच्योर हो जाएगा तब कितनी वैल्यू हमें मिलेगी, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट इनटू एन प्लस इंटरेस्ट। ठीक, ये आ गया। इन तीनों को याद करेंगे अच्छे तरीके से और यहाँ से हम बैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, थर्ड चैप्टर है शेयर एंड डिविडेंड्स। इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं ये रहे सब एक साथ, यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद करना है और इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसकी वन शॉट डली हुई है, देख सकते हैं आप। अगर आपको फॉर्मूले याद करने हैं, क्या याद करना है, नंबर ऑफ शेयर, जिसे हम एन से डिनोट करेंगे। क्या है, नंबर ऑफ शेयर निकालना है, कैसे निकालेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ 1 शेयर, या यहाँ पर ये भी फॉर्मूला ले सकते हैं, एनुअल इनकम अपॉन इनकम ऑफ 1 शेयर। ठीक, दूसरा एनुअल इनकम अगर हमें फाइंड करना है, एन पता है क्या है, नंबर ऑफ शेयर, एन इंटू डी परसेंटेज इंटू एफ वी क्या है, फेस वैल्यू। क्या है ये, फेस वैल्यू, जो कि फिक्स्ड रहता है, मिक्स्ड लिख गया, फिक्स्ड रहता है फेस वैल्यू। और यहाँ पर ये है एम वी, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। डी परसेंटेज क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड। एनुअल इनकम फॉर्मूला क्या होगा, एन इंटू डी परसेंटेज इंटू एफ वी, याद करना है अच्छे से। आर परसेंटेज, इसको रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू ए आई अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये हो गया। फिर डी परसेंटेज इंटू फिक्स्ड वैल्यू इज इक्वल टू आर परसेंटेज इंटू मार्केट वैल्यू। फिर है सेल प्रोसीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर। इन फॉर्मूले से ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए जैसे हमसे बोला, हमें ये दो चीज़ दी हुई है, आर परसेंटेज दिया है, मार्केट वैल्यू पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला अगर हमें पता है निकाल सकते हैं। ये जो हमारा क्लास 10th का जो प्रीवियस ईयर भी कराएंगे क्वेश्चन, बहुत इजी आता है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले सबके पता है, सब फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। कैसे होता है, सब फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूला ही नहीं याद होता, तो ऐसा मत करिएगा। ये हमारा शेयर एंड डिविडेंड हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और समझाना है, पहले आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे हम। यहाँ पर क्या देखना है, शेयर डिविडेंड में इस टाइप से लिखा रहता है। यहाँ पर हमें समझना है कि फिक्स्ड वैल्यू किसे लेंगे, मार्केट वैल्यू किसे लेंगे और रेट ऑफ डिविडेंड किसे लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, 10% ऑन 100 रुपीज़ शेयर एट 160, या यहाँ कोई भी आइटम रहेगा, मतलब कोई भी रुपीज़ यहाँ पर लिखा रहता है। देखिए यहाँ पर रहेगा क्या, 10% ऑन, 10% किस में, ऑन
100 रुपीज़ शेयर। अब यहाँ से समझ में आएगा 10% ऑन 100 रुपीज़ शेयर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ से क्या बता रहे हैं कि फिक्स्ड वैल्यू किसे लेना है, यानी आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। 10% ऑन इतना शेयर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जो शेयर के पास लिखा हुआ है ये पैसा हो जाएगा हमारा फिक्स्ड वैल्यू, और ये क्या होगा, ये D% दिया हुआ है, और कितने में है, एट, तो ये क्या हुआ, ये हो गया मार्केट वैल्यू, MV। क्या हुआ, ये मार्केट वैल्यू। यानी आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी रहेगी, जैसे लिखा है 15% ऑन 160 रुपीज़ शेयर। यहाँ पर क्या हुआ, शेयर के पास जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्केट वैल्यू किसे ले, फिक्स्ड वैल्यू किसे ले, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एट इतने पे, तो एट इतने पे वो क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर देखें, चैप्टर 4 है लीनियर इनइक्वेशन। इस चैप्टर में वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर बहुत सिंपल चैप्टर है। यहाँ पर क्या रहता है, जैसे लिखा है 3x + 2 इज़ ग्रेटर देन 18। क्या करना है, इसको x की वैल्यू फाइंड करनी, इतना सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये इनइक्वालिटी का जो साइन लगा हुआ है यहाँ, बिल्कुल भी इससे डरना नहीं है, जैसे ये लगा है ये उसको वैसा ही लगा रहने देंगे, वैसा ही लगा रहने देंगे। और हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम इक्वल में सॉल्व करते हैं, जैसे 3x + 2 = 18 है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये प्लस में उधर गया माइनस, तो ये 16 हो गया, फिर x क्या हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है आपको। ये क्या हो जाएगा, जैसे ये उधर गया 18 - 2, यानी ये जो साइन बना हुआ है इसको ऐसा ही बने रहने देंगे। क्या करना है आपको, ये प्लस में उधर गया माइनस, ठीक है, कर देते हैं, तो ये 16 हो गया। फिर क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, ये हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये यानी x की वैल्यू 16/3, अगर इसे डेसिमल में ले लें तो ये क्या होगा, या इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 16/3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 1, यानी, और अगर हम, अच्छा ठीक है, इसको डेसिमल में अगर करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 1 3, यानी 5.33 से ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। 5.33 से ये x की वैल्यू बड़ी रहेगी। 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, इससे बड़ा जो भी है वो वैल्यू हो जाएगा। ये बात समझ में आई कैसे सॉल्व करना है। और एक चीज़ देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पर एक चीज़ और दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि x, इसको कहते हैं बिलोंग, x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है। जैसे इसने बोल दिया कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या बोल रहा है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और x क्या होगा, x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है 7, यानी x ऐसे लिखा हुआ, इसको साथ में लिखते हैं, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लीजिए इसको ध्यान से। तो क्या करना है, इस तरीके से हमने सॉल्व किया, हमें पता है 5.33, x ये ग्रेटर देन है, यानी x क्या है, 5.33 से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ एक कंडीशन दी हुई है कि x नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर पता है, ये भी जान ले, पता है ना नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हो जाएगा 1 2 3 4, ये सब क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ठीक है। और क्या होगा, i या z, इसको क्या कहते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर में क्या हो जाएगा, इंटीजर में होगा -1, इधर से लिखेंगे 0 1 2 3, 0 से उस साइड वाले नंबर, और इधर -1 -2 इधर वाले सारे नंबर, ये क्या हो जाएंगे, इंटीजर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है
यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि x, इसका मतलब होगा इक्वल, x 7 के इक्वल हो सकता है और x 7 से छोटा होगा। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ जिधर की तरफ उसका मुंह रहेगा, जैसे यहाँ 7 है और ये x, इसका मतलब क्या हुआ, जिधर मुंह वो बड़ा रहेगा। ठीक है, किधर मुंह है 7, यानी x और 7 में कौन बड़ा है, 7। इसका मतलब क्या हुआ कि x से 7 से छोटा रहेगा, बड़ा ये है तो ये छोटा रहेगा। बात समझ में आ रही, जिधर मुंह वो बड़ा, बड़ा कौन 7, ये कौन छोटा, यानी x 7 से छोटा होगा और 7 के इक्वल, ये वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ से क्या क्या आ सकता है, देखिए x की वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ बोल रहा है 5.33 से बड़ा, तो इससे बड़ा हो जाएगा हमारा 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। क्या 6.5 हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि नेचुरल नंबर, तो ये नहीं होगा। ठीक, अब इससे बड़ा हम ले सकते हैं कुछ भी। और देखिए क्या लिखा है कि x 7 के इक्वल हो सकता है, x 7 से छोटा होगा, 7 से छोटा तो ये 8 और उसके आगे वाले नंबर तो होंगे नहीं, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 6 और 7। बात समझ में आई, बस इतना सा ही इसमें है। चैप्टर 4 भी हो गया हमारा। अब देखते हैं चैप्टर 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पता है, जनरल फॉर्म कैसा होता है, ax² + bx + c = 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। इस फॉर्म में रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ आपको क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है 3x² + 2x + 6 = 0, आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर पता है, x की जो जितनी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है यहाँ पर, पावर 2, यानी x की कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यू होंगी। अगर यहीं पर लिखा होता 3x³ + 4 = 0, यहाँ पर अब x की वैल्यू कितनी होंगी, 3। जितनी पावर x की हाईएस्ट होगी उतनी ही उसकी वैल्यू। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएंगी x की, 3, यहाँ पर 2। बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है x निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला है x निकालने के लिए, x = -b, ये b है ना, रखेंगे -b ± √ के अंदर b² -4ac अपॉन में रखेंगे 2a। ये फॉर्मूला होता है, याद आ रहा है, यही है ना फॉर्मूला। और ये तो हो गया फॉर्मूला, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ ये आपको ध्यान रखना है, d किसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट किसे बोलते हैं, तो d हो जाएगा हमारा b² -4ac। ठीक, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं √d/2a। ये d हो गया ना, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 3 कंडीशन बन सकती हैं। जब d 0 हो, या तो d बड़ा होगा 0 से, या तो d छोटा होगा, या तो d 0 के इक्वल, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा। ठीक है, अब d अगर 0 के इक्वल है, तब यहाँ पे जो रूट्स आएंगे, जो x की वैल्यू आएंगी, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल एंड रियल। क्या होगा, इक्वल एंड रियल। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अगर d 0 से छोटा है, 0 से छोटा यानी निगेटिव में जाएगा, निगेटिव यानी, अब यहाँ पर हम देखें d अगर निगेटिव है यानी -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, इमेजनरी है। क्या है ये, इमेजनरी। इमेजनरी है तो ये हमारा क्या लिखेंगे, इमेजनरी। अच्छा, ये आपसे MCQ जो आते हैं ना क्वेश्चन, उस फॉर्म में पूछा जा सकता है कि d अगर 0 से कम है तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल, अनइक्वल, इमेजनरी, क्या होंगे, तो हम क्या कहेंगे, इमेजनरी होंगे। ठीक, अगर d 0 से बड़ा है तो यहाँ पर बनती हैं 2 कंडीशन। अगर बड़ी है d से, 0 से अगर बड़ा है तो यहाँ 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होगी, d अगर परफेक्ट स्क्वायर है,
D इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। और यहां पर लिखेंगे D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां हो जाएगा रेशनल एंड अनइक्वल। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा रेशनल और अनइक्वल। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब इरेशनल एंड अनइक्वल। ये बात समझ में आई? ये यहां पर हो गया। यहां फॉर्मूले से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखिए, अगर आपसे बोल दिया कि स्प्लिटिंग टर्म से निकालना है एक्स की वैल्यू, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालना है एक्स की वैल्यू, तब कैसे करेंगे इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला लगाना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना है तो उसी तरीके से करना है। उसको भी जान ले कैसे होगा। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन की हेल्प से जानेंगे। अगर इस तरीके से दिया है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें इसे फाइंड करना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, या लिखा रहेगा बाय फैक्टराइजेशन से, तो कैसे करेंगे? आपको ये फॉर्मूला फिर नहीं लगाना है, नहीं नंबर कट जाएगा। क्या करना है आपको? यहाँ किस फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आपको क्या करना है? ए और सी को उठाना है। ए और सी को उठाएंगे। ए यहाँ पर क्या है? 1, सी क्या है? 8, ये दोनों को उठा लिए, ठीक है। और देखना है कि ए क्या है? पॉजिटिव है, बी क्या है? पॉजिटिव, सॉरी सी क्या है? पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक। प्लस प्लस है यानी प्लस, यानी हमें प्लस करके क्या लाना है? 9 लाना है। प्लस करके क्या लाना है? 9। प्लस 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 होता है, प्लस करके 9। अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता, प्लस माइनस माइनस, यानी इन दोनों को माइनस करके हमें ये वैल्यू जो यहाँ पे रहेगी बी के पास वो लाना है, ठीक। प्लस 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 आया यानी हमें प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करके ये तो आ ही रहा है, कर सकते क्या? 1 + 8 ये हो गया। सॉल्व करेंगे, ये माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन तो x माइनस 1, माइनस 8 कॉमन तो x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन x माइनस 8। यहाँ से x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 8। x की दो वैल्यू आ गई, 1 और 8। अगर आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर लिखा है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। 6 चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पर सिर्फ प्रोपोर्शन पढ़ना है, हमारे कोर्स में सिर्फ प्रोपोर्शन है, उसको देखेंगे। तो देखिए, रेशियो पता है, ए रेशियो बी इस तरीके से लिखा रहता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बाय बी। हमें क्या देखना है? प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो इक्वल हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, एक रेशियो ये, एक रेशियो ये, इसको हम लिखें सी बाय डी। दो रेशियो हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शन में। और इसको हम लिखते कैसे हैं? ये, ठीक, और ये सी। यहाँ पर हमें इस तरीके से लिखना है। ये क्या हो गया? ये प्रोपोर्शन में। बात समझ में आई? ठीक है। ये दो जो अंदर हैं, ये इसे हम कहेंगे मीन, और जो बाहर है इसे हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीम, ठीक। अंदर वाले को मीन, बाहर एक्सट्रीम। यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है।
ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, और हमें क्या जान लेते हैं इसमें, देखिए ऐसे दिया हुआ है ए रेशियो, ऐसे लिखते हैं ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू डी बाई ई। इस तरीके से लिखा है। देखिए ए बाय बी फिर बी से स्टार्ट हुआ, बी बाय सी फिर सी से स्टार्ट हुआ। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटिन्यू हो रहा है ना, ए बाय बी, बी से फिर स्टार्ट हुआ, बी बाय सी, सी से फिर स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। अगर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है इस तरीके से, तब क्या हो जाएगा, ये कैसे लिखा रहेगा, ए बी बी सी। यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी ए सी। तो अगर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और इसे हम क्या बोलेंगे, बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी। ए और सी का ये क्या है, मीन प्रोपोर्शन, एंड सी को क्या बोलेंगे, यहाँ लिख देते हैं नीचे, और सी को क्या बोलेंगे, सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। देखिए कैसे, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, बी और बी सेम ही है, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, तो सी क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक, ये मीन हो गया, ए और सी का ये मीन है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है किसका, ए और बी का। बात समझ में? यहाँ पे अगर हम देखें तो डी को हम क्या कहेंगे, डी इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या है ये, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और क्या है इस चैप्टर में, हाँ एक चीज़ देख लेते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पर क्या होगा, ए बाय बी है इज इक्वल टू सी बाय डी। अगर इसमें हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है तब क्या करते हैं, जैसे इसमें हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, तब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आता है क्वेश्चन। कोई भी ऐसा रेशियो दिया है, प्रोपोर्शन दिया है, वहाँ पर बोल दिया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ, एक नंबर में आएगा और बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, ए बाय बी लिखा है ना, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी, पहले दोनों को प्लस करना है फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये लग गया हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये हो गया। बस इतना ही है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल कैसा है। तो पॉलिनोमियल कैसे होता है, ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है, फिर ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, फिर ऐसे ऐसे कम होते हुए ए की पावर ज़ीरो और एक्स की पावर ज़ीरो, यहाँ तक जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। ठीक, जैसे अगर हम इसे नंबर में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, फिर कम हो, इसकी पावर कम होती जाएगी, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये 4, यहाँ 1 पावर, यहाँ 0, ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का। और इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, इसे हम करते हैं f(x), फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इस तरीके से करते हैं, f(x) दिखाते हैं। यहाँ दो चीज़ हमें जाननी है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ये यहाँ पर अगर यहाँ लिखा हुआ है इफ f(x) इज डिवाइडेड बाय, अगर f(x) को हम डिवाइड कर रहे हैं बाय x माइनस ए, अगर हम f(x) को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, द रिमाइंडर इज एफ ए, रिमाइंडर ये आ जाएगा। बात समझ में? रिमाइंडर थ्योरम
में क्या रहता है, आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। देखेंगे अभी थोड़ा सा एग्जांपल लेके। ये रिमाइंडर थ्योरम हो गया, ये फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, इफ fx इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम ले लेते हैं x माइनस बी, वहाँ पर x माइनस ए लिया, यहाँ पर ले लेते हैं x माइनस बी, द रिमाइंडर इज एफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन ले लें यहाँ रिमाइंडर थ्योरम में, क्वेश्चन लेते हैं 6x² माइनस x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय, ये हमारा पॉलिनोमियल है, किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या करना है, एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो x प्लस 2 जिससे हमें डिवाइड करना है, जो हमारा डिवाइजर है, इसको उठाना है। x प्लस 2 को हमने उठाया, इसी से डिवाइड करना ना, इसको कर देते हैं इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x की वैल्यू जो भी आ जाए, x की जो भी वैल्यू आए, ये हमारा क्या है, fx के इक्वल है ना, fx किसके इक्वल है, 6x², ये। ठीक, अब x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो आपको सिंपली क्या करना है, x की जगह -2, जहाँ x है वहाँ -2 लिख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 हो जाएगा, 4 6 24, ये +2, ये -2, ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 24। तो रिमाइंडर हमारा, इसको हमने इस डिवाइडेड बाय x + 2, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 24। क्या हमने इसको इस तरीके से डिवाइड किया, ऐसे लगा करके, नहीं किया ना, समझ में आया। ये रिमाइंडर थ्योरम है, ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ एक्चुअली डिवाइड नहीं करना है, क्या करना है, जिस चीज़ से जो हमारा डिवाइजर है, इसको उठाना इक्वल टू 0 करना है, x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, जो भी यहाँ पर आएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ में आई, ये है। अगर क्वेश्चन में बोला रिमाइंडर थ्योरम, तो आपको ऐसे करना है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फैक्टर थ्योरम से, आपको फैक्टर थ्योरम से क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। यहाँ पर रिमाइंडर नहीं फाइंड करना, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फैक्टर फाइंड करने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल फैक्टर थ्योरम का, जैसे बोल दिया कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम यूज करके आपको पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, यानी उसके फैक्टर निकालने हैं। जैसे एक क्वेश्चन है x³ + 10x² - 37x + 26, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, यानी इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। ठीक, जब रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर, फैक्टर निकालना हो तो फैक्टर थ्योरम, बस इतना सिंपल सा है। क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का। अगर आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सारे क्वेश्चन कराएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, हम यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले देख रहे हैं। ठीक, और सारे चैप्टर का एक ओवरव्यू। अगर आपको नहीं आ रहा है, इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, देख लीजिएगा जा करके। थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देते हैं, जैसे यहाँ पर ये 3 लिखा है, इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि x की 3 वैल्यू होंगी, यानी 3 फैक्टर आएंगे। कितने फैक्टर, 3 फैक्टर। एक भी फैक्टर यहाँ पर दिया नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन दिया और बोला कि फैक्टर थ्योरम यूज करके आपको इसे फैक्टराइज करना है। क्या करेंगे, पहला जो हमने, क्योंकि एक अगर हमें फैक्टर मिल जाएगा, बाकी 2 तो हम आसानी से निकाल लेंगे डिवाइड करके। एक हम कैसे निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे, हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे करते हैं हम, यहाँ पर x की वैल्यू को पहले हम लेते हैं 1, सॉल्व करेंगे, 0 आ रहा है, यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैक्टर। अगर x की वैल्यू ले -1, ना आए तो फिर उसके आगे 2 लेंगे, नहीं आएगा फिर उसके आगे -2, 3, -3, इस तरीके से लेकर के करना है। ये समझ में आ रहा है ये। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप वाला, इस फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है, यूज करके आपको सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं पेपर में, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर 8 है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है पता है आपको? तो ये हमारा बॉक्स के अंदर रहता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर रहता है। एलिमेंट्स जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये लिखा हुआ है। ये हमारा मैट्रिसेस है। और यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर यहाँ साइड में राइट हैंड साइड यहाँ पर हम लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा? m इंटू एन। m होता है रो, नंबर ऑफ रो, n होता है नंबर ऑफ कॉलम। रो पता है, ये रो होता है, कितनी रो हैं? 2 रो हैं। यहाँ रखेंगे 2 इंटू, कितने कॉलम है? 1 2 3, 3 कॉलम है 3। इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3, ये पता हो गया। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इसको। रो मैट्रिसेस क्या है? कॉलम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये हो गया। ये हमारा लिखा हुआ है 4 5 6। इसका हम ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर क्या हो जाएगा? रो है यहाँ पर 1 और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। ठीक, जब सिर्फ एक रो हो उसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिसेस। एक कॉलम हो उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम में लिखा है 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1, 1 2 3। देखिए 1 2 3, 3 रो हो गए, एक कॉलम, एक कॉलम कॉलम मैट्रिक्स, एक रो रो मैट्रिक्स। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में ये रहता है कि उसके रो और कॉलम इक्वल हो। जैसे 1 2 3 4, 2 इंटू 2, 1 2 3 4, इससे क्या है? 2 इंटू 2 है ना। ठीक, यहाँ 3 इंटू 3 भी हो सकता है, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, यानी क्या रहेगा? यहाँ पे क्या रहेगा? रो और कॉलम इक्वल। रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है? रो और कॉलम क्या हो जाएंगे? अनइक्वल रहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 रो है और 3 कॉलम, ये हो गया सिंपल। और एक क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स, जिसे हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पर क्या रहेगा? सब कुछ 0 0, ये समझ में आया। और एक क्या रहेगा? डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल में नंबर रहेंगे। यहाँ रहेगा 1, 0 0, यहाँ कोई भी वैल्यू, जैसे 6, फिर 0, फिर यहाँ 3। देखिए डायगोनल में है ना ये, तो इसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। एक लास्ट है हमारा यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या रहेगा? ये हमारा रहता है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही रहेगा। और यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी क्या रहेगी? 1। देखिए ये डायगोनल भी रहेगा, ये क्या रहेगा? डायगोनल भी रहेगा। और इसमें यूनिटी लिखी, यानी सारे एलिमेंट 1 रहेंगे और ये स्क्वायर रहेगा। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 इंटू 3 लिखा हुआ है, यानी ये स्क्वायर है। ठीक, दूसरा चीज़, ये डायगोनल में है एलिमेंट, तो ये डायगोनल हो गया। तीसरा क्या रहना चाहिए? जो भी एलिमेंट है डायगोनल में वो 1 ही रहना चाहिए। 3 चीज़ इसमें होती है, स्क्वायर, दूसरा डायगोनल में, तीसरा सब 1 1 होना चाहिए। ये यहाँ पर हो गया हमारा। अब क्या देखना है आपको? एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? एडिशन देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन वैसे ही करना है आपको। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर 2 मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। अगर यहाँ 3 इंटू 2 है तो यहाँ 3 इंटू 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो यहाँ पर भी 2 इंटू 2 होगा, तभी हम ऐड कर पाएंगे। अगर ऑर्डर अलग अलग है तो ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर 6 4 2 1,
ये लिखा हुआ है, इसको हमें ऐड करना है तो सिंपल, हमने सबसे पहले चेक किया ऑर्डर दोनों का सेम है तब ऐड करेंगे, ऑर्डर सेम नहीं है, ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे 6 + 1 7, 2 + 4 6, 3 + 2 5 और ये 5, ये हमारा इसका एडिशन आ गया। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है। और क्या रह रहा है, ठीक है, और एक देख लेते हैं यहाँ पर, इसे आप नोट करिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स समझते हैं, बहुत सिंपल। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, कब इक्वल होंगे, दो कंडीशन। पहली कंडीशन, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यहाँ पे अगर 3 × 2 है तो इस वाले में भी 3 × 2 होना चाहिए, ऑर्डर सेम होंगे, ठीक। दूसरी चीज, इक्वल है तो जो मैट्रिक्स यहाँ पर है वही मैट्रिक्स यहाँ पर, यहाँ अगर 2 एलिमेंट है तो यहाँ पर भी, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, ठीक। बात समझ में आई, इस तरीके से रहेगा ये 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें, जो ऑर्डर ये है वही ऑर्डर, तो इसे हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स, ठीक। अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, इसे हम डिनोट करेंगे ए के ऊपर डैश लगा करके या ए के ऊपर टी लिख करके, वो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। ए जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ए का ट्रांसपोज करना है तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल, रो है उसे कॉलम बना देना है, बस। ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, जो रो है उसे कॉलम बना देना है, जो कॉलम है उसे रो कर देना है। देखिए ये एक रो है, ये रो है, इसे उठाए, ये क्या है 1 2 3, रो में है, इसको उठा के कॉलम 1 2 3, ये रो है, इसको उठा के कॉलम 4 5 6, हो गया, ये हमारा ए का ट्रांसपोज। कितना सिंपल, क्या करना है, रो को उठाना है कॉलम, रो को उठाए कॉलम, बन गया, कंप्लीट, ठीक। ये हमारा, और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन। इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन से है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको देखते हैं, यहाँ पर इसको कर लीजिए आप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर क्या होगा, देखिए कोई ए मैट्रिसेस है, ये बी मैट्रिसेस है, इसका ऑर्डर है अगर m × n और इसका ऑर्डर n × q है, तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन कब कर पाएंगे, पहली चीज देखना है हमें, ऑर्डर देखना है। क्या ऑर्डर देखना है, अगर m × n है, m × n, तो यहाँ n × q, यानी ये और ये, इसका लास्ट वाला और इसका पहला वाला इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए बी का तो यहाँ पर क्या ऑर्डर आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं। अब बचा कौन, m और q, तो m और q हमारा ऑर्डर हो गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे 5 6 7 8 1 2 3 4, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएंगे कैसे करना है। देखिए अगर यहाँ पर ये मैट्रिसेस है, यहाँ पर 2 × 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × 3, क्या इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, हमने मिलाया कि m × n, यानी ये वाला और ये सेम होना चाहिए, सेम नहीं है, यानी इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। बात समझ में आई, क्या करना है आपको, ये क्या लिखा हुआ है 2 × 3, ये क्या लिखा है 2 × 3, ये जो अंदर वाले दोनों हैं ये इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है, जैसे एक क्वेश्चन और 3 × 4, यहाँ पर 4 × 3, ये और ये अंदर वाले दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल हैं दोनों, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन किए तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये दोनों हो गए, तो बचा कौन 3 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 3। ये बात समझ में आई। अब देखते हैं कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, बहुत सिंपल है, बस यही ध्यान आपको रखना है कि करते कैसे हैं। ये आपको देखिए, ये करना है आपको, पहले तो ऑर्डर देखिए 2 × 2 है, इसका 2 × 2,
ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो बचा कौन, 2 और 2, ये लास्ट वाले, तो इन्हें हमने लिख दिया, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, 5 ये पहले लिखा है, ये भी पहले, 5 × 1 बीच में लगेगा प्लस, 6 × कैसे करना है, ये ऐसे और इधर ऐसे, 5 × 1 प्लस 6 × 3, ये हो गया। रो से स्टार्ट करना, 5 × 1 6 × 3 हो गया। अब क्या करना है, दूसरे रो में क्या लिखना है, ये पहला रो हो गया ना, पहले रो में ये, दूसरे रो में ये किए पहले वाला, 7 × 1 प्लस 8 × 3। बात समझ में आए? पहला क्या किए, ये वाला, ये लाइन खींच रहने देंगे, फिर दूसरे रो में ये, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब क्या करना है, इसको और उधर लिखेंगे, फिर पहला रो ये वाला 5 × 2 बीच में प्लस 6 × 4, ये सब करा चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ रिवीजन चल रहा है। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो इसकी वीडियो डली हुई है, जाकर कर सकते हैं। 7 × 2 प्लस 8 × 4, ये हो गया, ठीक है। करेंगे इसको, 5 और ये 18 प्लस करेंगे 23, 7 और 8 3 24, 24 और 7 क्या हो जाएगा, 7 8 9 10 11 यानी 31, यहाँ हो जाएगा 10 और ये 6 4 24 यानी 34, 7 2 जो 14 और 8 4 जो 32 यानी ये 6 और ये 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आया कैसे करते हैं? और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है m × n, n × q, n और n इक्वल ही होना चाहिए, ठीक। और जो प्रोडक्ट करने के बाद जो ऑर्डर लिखना है वो लास्ट वाले यानी m और q को लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी मतलब आ सकती है पेपर में, लेकिन आपको ये याद ही रहेगा इसको कराना ही क्या। जैसे हम पहली प्रॉपर्टी देखें, AB और BA कभी इक्वल नहीं होंगे। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पर इसका ऑर्डर है 2 × 3, यहाँ पर 3 × 4, ठीक। ये हमारा A है और ये B है, ये हमने चेक किया सेम है, यानी इसका प्रोडक्ट AB हम कर सकते हैं। यहीं पर इसको उल्टा देखें, B पहले लिख लें, A बाद BA करना है, B का क्या है 3 × 4 2 × 3, ये दोनों देखें जब सेम ही नहीं है तो BA तो हो ही नहीं सकता, AB तो हो सकता है, BA हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये समझ में आया कि AB इज नॉट इक्वल टू BA, तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है इसको क्या प्रॉपर्टी लिखना, ठीक। देखिए, अगर हम ये मैट्रिसेस नहीं होता तो या तो हम 3 × 2 करें या 2 × 3, मल्टीप्लिकेशन में वही आएगा, लेकिन यहाँ मैट्रिसेस में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। ये हमारा चैप्टर भी हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। अब 9th चैप्टर है हमारा AP एंड GP, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। इस साइड है आपका AP के जो भी फॉर्मूले हैं, और यहाँ पर है GP के फॉर्मूले। देखिए, पहला क्या है, अगर आपको टर्म निकालना है यानी AN, फॉर्मूला क्या है A + n - 1 D, याद होना चाहिए। SN यानी सम ऑफ n टर्म्स, क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, या तो इस वाले से सॉल्व करेंगे या ये। देखिए, n/2 2a + n - 1 D, n/2 a + l, यहाँ पे l क्या है, लास्ट टर्म है, क्या है ये, लास्ट टर्म। जैसे ये a क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर क्या है, यहाँ पर हम टर्म कैसे निकाल सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला है a + n - 1 D। अब अगर यहाँ पर D नहीं दिया या n नहीं दिया, आपको दिया हुआ है Sn और Sn - 1, यहाँ पर Sn के साथ है ये -1, अगर ये दिया है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। बस 3 फॉर्मूले याद करने हैं AP के लिए। और देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि
सम ऑफ 3 टर्म्स, कोई टर्म्स हैं वो क्या है एपी में, तो हम एज्यूम क्या करेंगे, जैसे अगर 3 टर्म हमें दे रहा है क्वेश्चन में तो एज्यूम क्या करेंगे a माइनस डी ए प्लस डी। 4 टर्म है तो a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी और a प्लस 3d। और अगर 5 टर्म दिया है तो a माइनस डी a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d। क्या है यहाँ पर, अगर आपको एज्यूम करना है कि 3 नंबर AP में है तो हम ये लेंगे, 4 नंबर हैं तो ये लेंगे, 5 नंबर है तो ये। यहाँ पर आप क्या ध्यान रखना है, अगर नंबर ऑफ टर्म हमें ऑड में लेना है जैसे 3, 5, 7 तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए D। ये ध्यान रखेंगे तो ये अपने आप बन जाएगा। कॉमन डिफरेंस यानी इनके बगल बगल वाले का डिफरेंस कितना है D। सिंपल ही तो हम बना सकते हैं a माइनस डी होगा तो आगे वाला क्या होगा D। ठीक है, यहाँ पर देखिए a माइनस 2d और a माइनस डी, यहाँ पर D देखेंगे तो कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा D आ जाएगा। अगर ऑड है, यहाँ देखिए ये ऑड ये भी ऑड तो इनका कॉमन डिफरेंस D, और अगर इवन है तो कॉमन डिफरेंस 2D होगा। इस तरीके से इन्हें ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। अगर 3 टर्म आते हैं तो ये एज्यूम करेंगे 4, 5 इस तरह के, बस 5 तक आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम आते हैं जीपी में, तो जीपी का अगर नंबर ऑफ टर्म निकालना है ARn-1। R क्या होता है, यहाँ पर होता है ये D का मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ठीक पता है ना, पढ़ चुके हैं एपीजीपी। और R क्या होगा, कॉमन, यहाँ डिफरेंस वहाँ कॉमन रेशियो होगा, कॉमन रेशियो ARn-1, ये R के ऊपर पावर है n-1 ठीक है। Sn का क्या हो जाएगा A इन ब्रैकेट, यहाँ पर 2 फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले कैसे ध्यान रखेंगे, R यहाँ पर ये 1 कर लीजिएगा, R अगर 1 के इक्वल नहीं है यानी R अगर 1 से छोटा है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, R 1 से बड़ा है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों को याद कर लीजिए। लास्ट यहाँ पर अगर ये 2 टर्म दिए हैं तो यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें एज्यूम करना है नंबर जीपी में, अगर जैसे एज्यूम करना 3 टर्म एज्यूम करेंगे तो क्या एज्यूम करेंगे A/R A/R। 4 टर्म A/R³ A/R AR AR³, इस तरीके से 5 वाला। समझ में आ गया, ये AP के फॉर्मूले हैं याद करिए, ये GP का फॉर्मूला है इसे याद करिए। फॉर्मूला याद हो गया तो GP के क्वेश्चन हम बना ले जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है उसे देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें कितने फॉर्मूले हैं देखिए, पहला है डिस्टेंस निकालना। जैसे कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट है यहाँ पर A, एक पॉइंट है यहाँ पर B। अब इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखा हुआ है x1 y1, जैसे 3,2 x2 y2 ये लिखा हुआ है। तो A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। एक पॉइंट ये है A, ये B, 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, ये एक पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है, ये एक लाइन हो गई AB, बीच में इसे हम C कर लेते हैं, ये B, ये एक रेशियो में डिवाइड है m/n में, यहाँ पर ये m/n में डिवाइड है। A हमें गिवन है x1 y1, C हमें गिवन है x2 y2, B का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, B का x और y हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, x = mx2 + nx1/m+n, दूसरा y my2 + ny1/m+n। क्या निकल आएगा यहाँ से, ये B कोऑर्डिनेट निकल आएगा, B का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल आएगा। समझ में आया। और अगर यहाँ मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया है यानी रेशियो क्या है 1:1, 1:1 है। अगर इसी में हम रखें, यहाँ 1 रख दें, यहाँ 1, तो ये क्या हो जाएगा x2 + x1, 1 + 1 2, ये हो गया।
क्या याद रखना है, अगर मिड पॉइंट है यानी रेशियो क्या है 1:1 तो उसका फॉर्मूला निकालना है। जैसे यहाँ पर ये एक पॉइंट है ABC, 1:1 है, इसका और इसका पॉइंट हमें गिवन है और B का हमें फाइंड करना है, तो इसका x के लिए हो जाएगा x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, ये हमारा ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है एक पॉइंट, मान लीजिए ए, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा हमें पता है। अब ये देखिए, ये एक्स पे है, वाई नहीं है, पहले हम क्या लिखते हैं एक्स, तो एक्स कुछ होगा, वाई नहीं है तो वाई को 0 करेंगे। ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा x,0। ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो अब इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस पे है, एक्स पे नहीं है, एक्स पे नहीं है तो एक्स पे 0, वाई पे है तो वाई, ये हो गया सिंपल। और क्या है एक पॉइंट, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या दिया रहेगा, 3 पॉइंट दिए होंगे, ये ट्रायंगल है ABC, ए लिखा हुआ है x1 y1, ये लिखा है x2 y2, ये लिखा है x3 y3। बस आपसे बोल दिया कि इस ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड फाइंड करो, सिंपल फॉर्मूला, x1 x2 और x3 को ऐड करके 3 से डिवाइड, y1 प्लस y2 y3/3, क्या आ जाएगा यहाँ से, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। समझ में आ गया, ये चैप्टर हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, 12th चैप्टर है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर के जो भी फॉर्मूले हैं लिखे हुए हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले से बनेगा। देखिए पहला क्या है, ये ग्राफ है और ये रही लाइन, ठीक, यहाँ से जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। पहले एंगल समझिए, एंगल हमें कैसे देखना है, जैसे ये लाइन है, ये ग्राफ है और ये एक लाइन है, ठीक, एक लाइन है, तो कभी भी हमें एंगल ये वाला नहीं देखना। एंगल कैसे देखना है, एंगल कैसे देखना है, एंटी क्लॉकवाइज, एक्स की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, एक्स से देखना है, एक्स से यहाँ से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये जो एंगल होगा वही होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, एंगल की वजह से लाइन की स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या है, ये m होता है स्लोप, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, tan थीटा, अगर आपको यहाँ पे ये एंगल दिया है, tan थीटा लगाएंगे, स्लोप लाइन की आ जाएगी, ठीक। और अगर यहाँ पर थीटा नहीं गिवन है तब क्या, कैसे निकालेंगे स्लोप, तब देखिए ये लाइन है, ये यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, इसी लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये x1 y1 और x2 y2, ये एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये, तब उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। ऐसे भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला, स्लोप के 2 फॉर्मूले, एक अगर थीटा दिया है तो tan थीटा, नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला। इक्वेशन क्या है लाइन की, लाइन की इक्वेशन है y = mx प्लस c, ठीक, m क्या है स्लोप, c क्या है, ये है y इंटरसेप्ट, क्या है y इंटरसेप्ट। देखिए y इंटरसेप्ट क्या होगा, ये एक ग्राफ हुआ, ये है एक लाइन, ठीक है, ये लाइन यहाँ पर ये x एक्सिस पे मिल रही है और यहाँ y एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ ये 0 वाले से, इस पॉइंट से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा x इंटरसेप्ट, यहाँ से ये क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट। बात समझ में आई, ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। इस चैप्टर की भी 1 शॉट डली है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप देख लीजिएगा, और अगर फॉर्मूला पढ़ना है तो बस इतना इनफ है। ये हो गया। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप हमेशा इक्वल होंगे, 2 लाइन पैरेलल है उनके स्लोप इक्वल, 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। 2 लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन ये पैरेलल है तो इनके स्लोप क्या होंगे इक्वल। 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है इस तरीके से
तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक लाइन रही ये इसकी इक्वेशन है, दूसरी लाइन रही ये, उसकी इक्वेशन ये दो लाइन, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमें फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। हमें फाइंड करना है किस पॉइंट पर, यानी x और y निकालना है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। कैसे निकालेंगे, सिंपल, आपको क्या करना है, जो दो लाइन दी हुई है ना, जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइन को सॉल्व कर लेंगे, जो x और y की वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। जैसे 3x, एक सेकेंड, एक लाइन ये है y = 3x + 2 और एक लाइन ये है 2x + 1, दो लाइन, ठीक, यही दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है। दो कंडीशन इसमें बन सकती है, या तो आपके क्वेश्चन में आएगा एक पॉइंट और एक स्लोप दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाना है, या आपको दो पॉइंट दिए रहेंगे तब ये फॉर्मूले, यही दोनों से ही क्वेश्चन आएगा। स्लोप पहले देखिए, यहाँ पे आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एक पॉइंट गिवन है, मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट गिवन है, और एक स्लोप गिवन है m। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, y - y1 = m x - x1। इसे रखेंगे, जो वैल्यू आएगी, जो भी आएगा वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। अब यहीं पर दो पॉइंट दे दिया गया, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, ये दो पॉइंट दे दिए गए। अब कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है y - y1 = y2, यहाँ पे ये y2 - y1 / x2 - x1, फिर यहाँ पे x - x1, ये लगाएंगे, इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आया। इस चैप्टर से सारे फॉर्मूले ये रहे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब ये जो चार चैप्टर हैं, रिफ्लेक्शन, सर्कल, कंस्ट्रक्शन और सिमिलरिटी, इन सब में कोई फॉर्मूले वैसे नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इसको आप क्वेश्चन के थ्रू से ही पढ़ेंगे, या तो थ्योरम है या क्वेश्चन के थ्रू से पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, इन चैप्टर को तैयार करने के लिए आप वन शॉट वीडियो खोलेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वन शॉट वीडियो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन की है वन शॉट, मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं कंस्ट्रक्शन में, तो 100% गारंटी है कि उन 5 क्वेश्चन जो कराए हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कंस्ट्रक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, उसे देख लेना है। स्पीड आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज़ करके इन चारों चैप्टर की वन शॉट देखना है आपको। लगभग 4 घंटे की होंगी चारों, एक घंटे की देखें तो 4 घंटे की हैं। इंक्रीज करेंगे स्पीड, 2 घंटे में ये 4 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक। इनमें कोई फॉर्मूले नहीं है जो याद करना हो, इन्हें आपको इनके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक। तो वन शॉट से जो भी क्वेश्चन कराए हैं उसे कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम मेंसुरेशन के फॉर्मूले देखते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है मेंसुरेशन, उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं सब ये हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि टोटल सरफेस एरिया कोन का बताइए, टोटल सरफेस एरिया कोन का, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद है तो आप निकाल सकते हैं इजीली। पूछ लिया कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRH, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला, एक क्वेश्चन इसमें से सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आता है, कुछ भी उसमें नहीं करना, सीधे फॉर्मूला रखना है और वैल्यू। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपको याद करना है। ये रहा सिलेंडर, सिलेंडर में यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस, और ये क्या होगा, h यानी हाइट, फॉर्मूले में रखेंगे, याद कर लीजिएगा। कोन का देखें तो ये हमारा होता है रेडियस,
और यहाँ से यहाँ तक इसे कहते हैं हाइट, और ये जो पार्ट है इसको कहेंगे एल, स्लैंट हाइट। ठीक, स्फेयर, स्फेयर में ये जो रेडियस है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा एक चीज़ और, अगर पाई की वैल्यू गिवन है कि आपको ये लेना है तो आपको वही लेना है, अगर नहीं गिवन है तब क्या करेंगे, तब आप पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। अगर गिवन है कि 3.14 लेना है तो उसको लेंगे, अगर नहीं गिवन है तो आपको क्या करना है, 22/7 लेना है। ठीक, ये हो गया। हेमिस्फेयर में भी ये रहा आर। हॉलोस्फेयर में क्या रहेगा, जब भी हॉलो की बात आएगी वहाँ दो रेडियस आ जाएंगे, एक कैपिटल आर यानी बड़ा वाला, एक छोटा। यहाँ पे देखिए ये आर और ये एक छोटा वाला आर। हॉलो हेमिस्फेयर में भी यही है, यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा वाला और यहाँ तक सिर्फ ये छोटा वाला आर हो जाएगा। हॉलो सिलेंडर, अभी तक ये सिलेंडर था, अब हॉलो सिलेंडर में क्या हो जाएगा, इसके भी दो आर हो जाएंगे, एक यहाँ से यहाँ तक और एक छोटा सा जो ये आर और ये हमारा एच हो जाएगा। इस तरीके से आपको वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अच्छे से याद कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, 18 चैप्टर। यहाँ पर भी हम सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, कहाँ पर लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। ये हुआ, यानी एक एंगल इसका क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये कोई एक एंगल हम ले लेते हैं थीटा। ठीक, अब 90 के सामने हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। और देखिए यहाँ पर ये जो थीटा है, ये थीटा दो चीज़ों से बनेगा, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ये बनेगा, एक ये वाली लाइन तो हाइपोटेन्यूज हो गई, अब ये बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। तो h² = p² + p², ये हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, साइन थीटा निकालना है, यानी ये जो थीटा की वैल्यू होगी, साइन थीटा क्या होगा, याद रख करिएगा इसको, p/h, p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, कॉट थीटा b/p, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, h/b, कॉसेक क्या हो जाएगा, b/p। ये हो गया। साइन थीटा का और क्या फॉर्मूला होता है, तो हमें पता है 1/cosec, कॉस का 1/sec थीटा, टेन का 1/cot थीटा। ये हो गया। टेन थीटा का फॉर्मूला और क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, 1 + tan स्क्वायर होता है सेक थीटा, 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक थीटा। देखिए याद कैसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 + cot यहाँ पर देखिए, और ये तो 1 + cot कॉसेक, CO यहाँ लिखा है, CO यहाँ भी लिखा रहेगा, 1 + cot कॉसेक, 1 + tan सेक हो गया। ठीक, ये। और यहाँ पर क्या याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है ना उसकी रेशियो वाली, वो याद है। इसको थोड़ा सा बनाना बता देते हैं कैसे बनाया जाता है, अगर भूल जाएंगे तो। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ये है, ये साइन, और इधर कॉस, और उधर लिखे, एक सेकंड, ये 30 डिग्री, ये 0 डिग्री, यहाँ पर ये साइन है, ये कॉस, ये टेन। ठीक, अब यहाँ पर आपको कैसे बनाना है, आपको यहाँ रखना है 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे लिखना है। फिर 4 से सबको डिवाइड कर देना है, ये 4 से डिवाइड हो गया। फिर क्या करना है, अंडर रूट लगा देना है, ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद देखिए, अब निकालेंगे इसका आंसर, 0/4 है।
अंडर रूट करेंगे 0 को 0 रहेगा और ये 2 हो जाएगा, 0/2 यानी 0 आ गया। साइन 0 डिग्री 0, 1/4 का करेंगे 1/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा 1/2 यानी 1√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1। समझ में आया? अगर नहीं आता तो कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से। साइन 60 बोले तो क्या हो जाएगा √3/2। अब साइन का हो गया, अब तो कॉस का कैसे निकालेंगे? क्या करना है आपको, यहाँ से ये है, बस ये साइन वाले को यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए 1, फिर लिखिए ये वाला, फिर ये, इसको इधर और ये इधर। फिर क्या करना है, अगर हमें tan करना है तो tan का फॉर्मूला पता है? tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, यानी साइन, ये tan 0 अगर निकालना है, tan 0 डिग्री क्या होगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0 यानी 0/1 क्या हो जाएगा? 0। साइन tan 30 निकालना है, यानी साइन 30 अपॉन कॉस 30, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1/√3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से कॉट करेंगे, tan का उल्टा होता है, यहाँ से स्टार्ट, फिर ये इधर, ये इधर और वो 0। इसी तरीके से सारे हम कर लेंगे। समझ में आ जाएगा? समझ में आ गया? ये यहाँ से हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है? ये है चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर की 1 शॉट डली हुई है। इस चैप्टर से और कंस्ट्रक्शन चैप्टर से, ये दोनों चैप्टर के 100% गारंटी लेती हूँ कि इस दोनों 1 शॉट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर भी यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। रेंज अगर निकालना है तो उसके लिए हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू है। मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मोड के लिए क्या होता है? मोड क्या होता है? मोस्ट कॉमन नंबर, जो बार बार आया हुआ होता है वही मोड हो जाता है, मतलब वही है कॉमन नंबर। मीडियन अगर n ऑड है उसके लिए ये फॉर्मूला है, n+1 अपॉन 2th टर्म जो होगा। अगर n इवन है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। फिर यहाँ पर मीन निकालना है ग्रुप डेटा की, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन में लिखा रहेगा, या डायरेक्ट मेथड से करना है क्वेश्चन में लिखा रहेगा, शॉर्टकट से करना है वो लिखा रहेगा। तो जिस मेथड से वहाँ लिखा है उसी मेथड से कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन देखना है तो 1 शॉट से देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला है, शॉर्टकट का ये, और स्टेप डेविएशन का ये। यहाँ पर देखिए इस चैप्टर से ओगिव वाला जो क्वेश्चन है जो उसमें कराए हैं, ओगिव से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं ना, उसको जरूर देख कर जाइएगा। ओगिव, वो क्वेश्चन जरूर देख कर जाइएगा। एक क्वेश्चन ओगिव से आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, कैसे निकालना है? एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखना है ऊपर, नीचे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उसे, और जितने फेवरेबल आउटकम है उसे ऊपर लिखना है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन करना है तो 1 शॉट है उसके लिए। यहाँ से ये हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग को बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।